मैं देवेंद्र कुमार आकाशगंगा कोचिंग संस्थान के एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले जो एमसीक्यू की एमपीपीएटी 2026 से हमारे जो यूट्यूब पर ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पर फ्री ऑफ क्लासेस जो एमसीक्यू की सीरीज़ चल रही है, उसी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पशुपालन में जो प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं उसी को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ उन क्वेश्चनों के अलावा और क्या परीक्षाओं में पूछा जा सकता है उसको हम संपूर्ण रूप से देखने वाले हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारी संस्था के द्वारा, जैसे कि आप सभी को पता है भाई, एमपीपीएटी 2026 का जो डेट है एग्ज़ाम का वो मई 2026 है। और इतने कम समय में पीएटी के संपूर्ण सिलेबस को कंप्लीट करना इतना आसान नहीं है। तो हमारी संस्था के द्वारा एमपीपीएटी के लिए एग्रीकल्चर वाला जो पोर्शन है उसको भाई एमसीक्यू के माध्यम से संपूर्ण कोर्स को कंप्लीट करवाने के लिए हमारी संस्था के द्वारा ऑनलाइन 299 रुपये में एक बैच चलाई जा रही है। अगर आप उस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप क्या कर सकते हैं भाई, संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई, इन नंबरों पर आप कॉल करके या मैसेज के माध्यम से आप हमारी बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। केवल 299 रुपये में आपको क्रॉप प्रोडक्शन और एनिमल हस्बेंड्री की संपूर्ण जो क्वेश्चन है जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो करवाए जा रहे हैं। इसके अलावा आप अलग से 299 रुपये पे करके पीसीएमबी वाले पोर्शन को भी क्या कर सकते हैं भाई, से जुड़ सकते हैं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि पता है कि हमारे YouTube पर पीएटी से संबंधित जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं उसी को हम आगे बढ़ाते हुए अपने क्वेश्चनों को हल करते हैं। जैसा कि पुराने समय में क्वेश्चन पूछा गया था भाई, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है कि ऋतुकाल, ठीक है भाई, ऋतुकाल में गाय के गर्भधारण कराने का अनुकूलतम समय क्या है। मतलब जब पशु क्या करता है भाई, मध्य चक्र में आता है। किस में आता है भाई, मध्य चक्र में आता है। और मध्य चक्र में आता है तो हमें पशु को मेल से कब सहवास कराना चाहिए, या फिर हमें कृत्रिम योनि के माध्यम से पशु की जो फीमेल होती है उसके गर्भ में जो वीर्य है वो कब पहुंचाना चाहिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऋतुकाल में गाय में गर्भधारण कराने का अनुकूलतम समय क्या है, मतलब हमें उसे सहवास कब करवाना चाहिए, क्वेश्चन ये कर रहा है। तो याद रखेगा कोमल ऋतु में, ठीक है भाई, ऑप्शन बी है ऋतुकाल का अंत। मतलब क्या होता है, ऋतुकाल शुरू हुआ उससे अंतिम समय में। प्रारंभिक ऋतुकाल में मतलब जब क्या होता है, मध्य चक्र प्रारंभ होता है, ठीक है भाई। और ऋतुकाल के किसी भी समय में हम सहवास करा सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही आंसर है भाई वो है ऋतुकाल के अंत में। वैसे तो इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऋतुकाल के मध्य से अंत तक, ठीक है ना भाई। मतलब जब गाय का ऋतुकाल शुरू होगा तो ऋतुकाल शुरू होने के मध्य से अंत तक हमें क्या करना चाहिए, पशुओं को सहवास करवाना चाहिए। अब याद रखेगा मध्यकाल की अवधि, अगर हम बात करेंगे मध्यकाल की अवधि, ठीक है भाई, किस पशु में मध्यकाल की अवधि कितने समय की होती है उसके बारे में देखते हैं। क्योंकि मैंने आंसर आपको बताया कि गाय को हमें गर्भधारण कब करवाना चाहिए, तो ऋतुकाल के मध्य से अंत तक करवाना चाहिए। तो मध्यकाल की अवधि कितनी होती है अलग अलग पशुओं में। अगर हम लोग बात करेंगे गाय, तो गाय में जो मध्यकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है भाई, 10 से 24 घंटे, ठीक है भाई, 10 से 24 घंटे। मतलब जब क्या होगा, हमारा पशु मध्यकाल में आएगा, किस में आएगा भाई, मध्यकाल या ऋतुकाल में आएगा, तो ठीक है। तो गाय को हम क्या करेंगे भाई, गाय में मध्यकाल की अवधि कितने समय तक रहती है, 10 से 24 घंटे तक रहती है। इसके अलावा अगर हम लोग भैंस की बात करेंगे तो भैंस में मध्यकाल की अवधि होती है भाई 12 से 36 घंटे, ठीक है, 12 से 36 घंटे तक भैंस में क्या रहती है, मध्यकाल की अवधि रहती है। इसके अलावा भेड़ और बकरी की बात करते हैं भाई, भेड़ एंड बकरी की बात करते हैं तो इसमें जो मध्यकाल की अवधि होती है वो कितनी होती है, 1 से 2 दिन तक होती है, ठीक है भाई, 1 से 2 दिन तक होती है। इसके अलावा ऊँट की बात करते हैं तो ऊँट में मध्यकाल की जो अवधि होती है वो 3 से 5 दिन तक होती है। और सूअर की बात करें तो सूअर में मध्यकाल की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 2 से 3 दिन के लिए होती है। तो अब याद रखिएगा कि मैंने मध्यकाल की अवधि बता दी है, गाय में 10 से 24 घंटे, भैंस में 12 से 36 घंटे, भेड़ और बकरी में 1 से 2 दिन, ऊँट में 3 से 5 दिन और सूअर में 2 से 3 दिन। तो याद रखिएगा हमें
कब इन्हें सहवास करवाना है भैया, गर्भधारण कब करवाना है, मध्यकाल के या ऋतुकाल के मध्य से अंत तक। अब देखिए ये तो क्या हुआ, मध्यकाल की अवधि हो गई। अब हम लोग बात करेंगे भाई मध्यकाल की अवधि की, तो अब हम लोग बात करेंगे मध्य चक्र। ठीक है भाई, मध्य चक्र की अवधि की बात करेंगे कि मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है। ठीक है भाई, मध्य चक्र की अवधि सभी पशु में कितनी होती है, तो अगर हम लोग बात करेंगे गाय, भैंस, इसके अलावा बकरी, इन सभी में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है भाई, इनमें होती है मध्य चक्र की अवधि 21 दिन। कितने दिनों की होती है भाई, 21 दिन में। मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर है, अगर गाय, भैंस, भेड़, बकरी एक बार क्या करेगा भाई, मध्य चक्र में आएगा, तो उसके बाद पुनः कब आएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हमने गाय मध्य चक्र में आई, ऋतुकाल में आई और उसका हमने गर्भधारण नहीं करवाया, तो पुनः वो कब मध्य चक्र में आएगी, तो याद रखेगा गाय, भैंस, बकरी पुनः 21 दिन के बाद क्या आएगी भाई, मध्य चक्र या ऋतु चक्र में आएगी। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे भेड़ की, ठीक है भाई, किसकी बात करेंगे, तो भेड़ की, तो भेड़ 16.5 दिन या फिर इसे हम बोल सकते हैं 14 से 20 दिन। ठीक है भाई, 14 से 20 दिन। इसके अलावा अगर हम लोग ऊंट की बात करें, ठीक है भाई, किसकी बात करें, ऊंट का जो मध्य चक्र का अवधि होता है वो कितने दिनों का होता है, 20 से 25 दिन। ठीक है भाई, या इसी को हम एक शब्द में बोल सकते हैं 23 दिन। इसके अलावा अगर हम सूअर की बात करें कि सूअर का जो मध्य चक्र कितने अवधि का होता है, तो याद रखेगा वो होता है 18 से 24 दिन, या इसी को हम बोल सकते हैं 21 दिन का होता है। तो देखिए इस क्वेश्चन से संबंधित मैंने सभी फैक्ट आपको बता दिए कि किस भैंस में मध्य चक्र की अवधि कितनी होती है और मध्यकाल की अवधि कितनी होती है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा है प्रत्येक जानवर में, ठीक है भाई, प्रत्येक जानवर की राशन की गणना करने हेतु निम्न की आवश्यकता होती है भाई, ये नहीं होती नहीं है, ठीक है भाई, होती है, निम्न की आवश्यकता होती है। जानवर का भार, मतलब अगर हमें किसी पशु को क्या देना है भाई, राशन देना है, आहार देना है, तो याद रखेगा उसकी गणना हम कैसे करते हैं, तो याद रखेगा जानवर का भार मतलब पशुओं के भार के अनुसार हम देंगे, या दुग्धपान या दुग्धकाल मतलब दुग्ध अवस्था मतलब कितना पशु प्रोडक्शन कर रहा है उसके अनुसार देंगे। तीसरा होता है गर्भावस्था मतलब पशु क्या करता है भाई, गर्भ धारण करता है, तो उसके अनुसार देंगे। और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो याद रखिएगा हम तीनों ही अवस्था में क्या करते हैं, पशु को राशन की गणना कर सकते हैं, क्योंकि हम अलग अलग अवस्था में पशु को अलग अलग क्या देते हैं भाई, राशन देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो क्या है भाई, सही, वो उपयुक्त सभी सही क्या है इसका आंसर है। अब देखते हैं भैया जानवर को भार के अनुसार शुष्क पदार्थ कैसा दिया जाता है। ठीक है भाई, जानवर को हम क्या देंगे भाई, शुष्क पदार्थ देंगे, क्या देंगे, शुष्क पदार्थ देंगे। और किस भार पर दिया जाता है भाई, भार के अनुसार, मतलब 100 किलोग्राम भार पर हम क्या करेंगे, 100 किलो भार पर कितना शुष्क पदार्थ देंगे। जैसे गाय की बात करते हैं तो याद रखिएगा जो नॉर्मल गाय होती है उसको प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर हम शुष्क पदार्थ कितना देंगे भाई, 2 से 2.5 किलोग्राम। ठीक है भाई, और जो शुष्क पदार्थ दिया जा रहा है वो किस पे दिया जा रहा है, प्रति 100 किलोग्राम भार पर दिया जा रहा है। तो नॉर्मल गाय को हम लोग 2 से 2.5 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर क्या देंगे, शुष्क पदार्थ देंगे। अगर हम संकर गाय, ठीक है भाई, संकर गाय या भैंस की बात करते हैं तो उसे प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर हम क्या देंगे भाई, 2.5 से 3 किलोग्राम क्या देंगे भैया, शुष्क पदार्थ देंगे। आपको याद रखना भैया कितना देंगे, 2.5 से 3 किलोग्राम शुष्क पदार्थ देंगे। अब भेड़ की बात करते हैं तो भेड़ को हम लोग 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम भार पर देंगे भाई। आपको एक चीज याद रखना है, जो हम शुष्क पदार्थ दे रहे हैं वो प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर दे रहे हैं, तो भेड़ को भी हम क्या देंगे भाई, 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति 100 किलोग्राम शरीर भार पर क्या देंगे, शुष्क पदार्थ देंगे। इसके अलावा बकरी, अब बकरी भी कौन सी भाई, दुधारू। ठीक है भाई, दुधारू मतलब मिल्च बकरी, मिल्च गोट जो दूध उत्पादन करती है, उसे हम क्या देंगे भैया, 5 से 7% शरीर भार का, मतलब उसका जो शरीर भार होगा उसके कुल शरीर भार का 5 से 7% क्या देंगे भैया, हम शुष्क पदार्थ देंगे। अब अगर हम लोग बात करते हैं भैया
दुग्धावस्था काल की, मतलब दुग्धावस्था काल में हम लोग किस प्रकार से देंगे। तो याद रखिएगा दुग्धावस्था काल में अगर हम बात करें तो हम पशु को कितना आहार देंगे। तो याद रखिएगा जो हमारी गाय होती है, ठीक है भाई, जो गाय होती है, गाय को हम लोग याद रखिएगा 1 किलोग्राम दाना, कितना किलोग्राम दाना भाई, 1 किलोग्राम दाना 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन पर देंगे। आपको याद रखना है गाय को हम लोग 1 किलोग्राम दाना कितना देंगे, 2.5 किलोग्राम दूध, मतलब अगर 3 किलोग्राम पर, ठीक है ना भाई। अगर मान के चलेगा हमारी जो देसी गाय है और देसी गाय 1 किलोग्राम दूध 1 किलोग्राम दाना देते हैं तो उसको कितने किलोग्राम पर देंगे भाई दूध उत्पादन, 3 किलोग्राम पर दूध उत्पादन पर देंगे। इसके अलावा भैंस और संकर गाय की बात करते हैं, ठीक है भाई, संकर गाय और भैंस की बात करते हैं। तो संकर गाय और भैंस इनको हम क्या करेंगे भाई, 1 किलोग्राम दाना, कितने किलोग्राम दाना, 1 किलोग्राम दाना 2.5 किलोग्राम दूध उत्पादन पर देंगे। तो आपको याद रखना है अगर देसी गाय है, नॉर्मल गाय है, तो उसे हम लोग 3 किलोग्राम दूध उत्पादन पर क्या करेंगे भैया, 3 किलोग्राम दूध उत्पादन पर 1 किलोग्राम दाना देंगे। और संकर गाय या भैंस है तो उसे हम 2.5 किलोग्राम दूध पर 1 किलोग्राम दाना देंगे। अब इसी के साथ जुड़ा होता है गर्भावस्था काल के दौरान जो दाना दिया जाता है, ठीक है भाई। गर्भावस्था काल के दौरान जो दाना दिया जाता है उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो गर्भावस्था काल के दौरान प्रथम 5 माह में, ठीक है भाई, प्रथम 5 माह में हम पशु को 1 किलोग्राम दाना देंगे भाई, क्या देंगे, 1 किलोग्राम दाना देंगे। इसके बाद जो 6वां माह होता है, 6वां माह में हम पशु को कितना दाना देंगे भाई, 1.5 किलोग्राम दाना देंगे भाई, ठीक है। इसके अलावा 7वें और 8वें माह में हम कितना दाना देंगे भाई, 7वें और 8वें माह में हम देंगे 2 से 2.5 किलोग्राम दाना देंगे भाई। इसके अलावा अंतिम माह में, ठीक है भाई, अंतिम माह में हम कितना दाना देंगे भाई, अंतिम माह में 2.5 से 3 किलोग्राम हमें दाना देने की आवश्यकता पड़ती है। मतलब अगर कोई पशु गर्भ धारण किया हुआ है तो उसके प्रथम 5 माह में 1 किलोग्राम दाना देंगे, 6वें माह में 1.5 किलोग्राम दाना देंगे, 7 से 8वें माह में 2.5 से 2 किलोग्राम दाना देंगे और अंतिम माह में 2.5 से 3 किलोग्राम दाना देंगे। तो देखिएगा इसका जो सही आंसर था वो क्या था भाई, उपरोक्त सभी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकरियों की कौन सी नस्ल को दूध की रानी कहा जाता है। मतलब बकरी की ऐसी कौन सी नस्ल है जिसे दूध की रानी के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन पहला है भाई जमुनापारी, दूसरा ऑप्शन है सानेन, ठीक है भाई, तीसरा ऑप्शन है अंगोरा और चौथा ऑप्शन है मारवाड़ी। ये जो क्वेश्चन हम हल कर रहे हैं भाई, ये पूरे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पीएटी में पूछे गए हैं, इसी को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। तो याद रखिएगा दूध की रानी किसे कहा जाता है, तो इसका सही आंसर क्या है भाई, सानेन, ठीक है भाई, सानेन को दूध की रानी कहा जाता है। अब सानेन का जो उत्पत्ति स्थान है, ठीक है भाई, सानेन का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है भाई, स्विट्जरलैंड, ठीक है भाई। सानेन का जो उत्पत्ति स्थान क्या है भाई, स्विट्जरलैंड है। ये प्रतिदिन कितना दूध देती है, तो याद रखिएगा इसका प्रतिदिन का जो दूध उत्पादन है वो 3 से 4 केजी है। कितना है भाई, 3 से 4 केजी है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका दुग्धावस्था काल, दुग्धावस्था काल, तो याद रखिए इसका दुग्धावस्था काल होता है 8 से 10 माह का। अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले किस बकरी का दुग्धावस्था काल सर्वाधिक होता है, तो याद रखिएगा सानेन का ही दुग्धावस्था काल सर्वाधिक होता है, जो कितने माह का होता है भाई, 8 से 10 माह का होता है। मतलब सानेन 8 से 10 माह तक क्या करती है भाई, दूध उत्पादन करती है। इसके अलावा सानेन में भैया लक्षण देखे तो सानेन में क्या होता है, इसके जो कान होते हैं वो बिस्कुटी आकार के होते हैं। किस आकार के होते हैं भाई, बिस्कुटी आकार के क्या होते हैं, कान होते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा सानेन की बात करेंगे तो याद रखेगा सानेन के आकार का होता है, बिस्कुटी आकार का होता है। इसके अलावा अगर हम जमुनापारी की बात करें भाई, जमुनापारी की अगर हम लोग बात करते हैं, जमुनापारी की बात करते हैं तो जमुनापारी का जो उत्पत्ति स्थान है, याद रखिएगा जमुनापारी का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है भाई, इटावा। इटावा जो कहाँ पर है भाई, उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो अगर आपसे जमुनापारी के बारे में कोई पूछे कि उत्पत्ति स्थान क्या है, तो याद रखिएगा इटावा उत्तर प्रदेश का उत्पत्ति स्थान है। अगर लक्षण की बात करें कि आप भाई जमुनापारी बकरी को पहचानेंगे कैसे, तो याद रखिएगा इस बकरी में क्या होता है भैया, जो इसका जो चेहरा होता है, ठीक है भाई, इसका जो चेहरा होता है वो कैसा होता है भैया, इसमें जो नाक पाई जाती है वो रोमन नाक पाई जाती है। कैसी नाक पाई जाती है, रोमन नाक पाई जाती है। इसके अलावा जो मुंह होता है, ठीक है भाई, इसके अलावा जो जमुनापारी होता है इसका जो मुंह होता है वो कैसा होता है भाई, तोते के समान। तोते का मुंह देखा है ना भाई सभी आपने, तो तोते के मुंह के समान क्या होता है भैया, इसका
मुंह होता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसके पिछले पैर में, कहाँ पर भाई, पिछले पैर में क्या होता है, बालों का गुच्छा होता है। पिछले पैर में क्या होता है, बालों का क्या होता है भैया, गुच्छा होता है। तो लक्षण क्या है भैया कि जमुनापारी में रोमन नाक पाई जाती है, मुंह तोते के समान होता है और पिछले पैर में बालों का गुच्छा पाया जाता है। अगर उत्पादन की बात करें भाई तो इसका जो उत्पादन होता है वो प्रतिदिन 2 से 2.5 लीटर दूध उत्पादन करती है भाई, ठीक है। और भारत की सबसे बड़े आकार की नस्ल है भैया, भारत के सबसे बड़े आकार की नस्ल है। अगर आपसे पूछ ले कि भारत में बकरी की सबसे बड़े आकार की नस्ल कौन सी है तो वो भी याद रखना है, जमुनापारी होती है भाई, ठीक है। लेकिन और इस बकरी को ग्रामीण बकरी के नाम से, ठीक है भाई, या इसी को घुमक्कड़ बकरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है भाई। और ये जो जमुनापारी है ये भारत की द्विप्रयोजनी नस्ल है, द्विप्रयोजनी नस्ल है भाई, मतलब इसे दूध के लिए और मांस दोनों के लिए क्या होता है, पाला जाता है, ठीक है भाई। अंगोरा की बात करते हैं तो याद रखेगा, अंगोरा की अगर हम लोग बात करें तो अंगोरा का जो उत्पत्ति स्थान है, अंगोरा का उत्पत्ति स्थान याद रखिएगा क्या है, मध्य चीन, ठीक है भाई, या तिब्बत, ठीक है भाई, या तुर्की, ठीक है भाई, आपको याद रखना है अंगोरा का उत्पत्ति स्थान क्या है भैया, मध्य चीन, तिब्बत या तुर्की। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे तो याद करेगा ये प्रति वर्ष क्या करती भाई, प्रतिवर्ष किसका उत्पादन करती भैया, 2 किलोग्राम मोहेर। अब मोहेर क्या होता है भैया, तो याद रखेगा ये मुलायम सफेद रंग का बाल होता है भाई, मुलायम सफेद रंग का क्या होता है, बाल होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, मोहेयर बोलते हैं। और अंगोरा प्रतिवर्ष कितने किलोग्राम मोहेयर का उत्पादन करती है, 2 किलोग्राम। और इसे व्यापारी बकरी के नाम से भी जाना जाता है, व्यापारी बकरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले कि बकरी की कौन सी नस्ल को कमर्शियल गोट मतलब व्यापारी बकरी के नाम से जाना जाता है, तो अंगोरा को जाना जाता है। इसके अलावा बात करेंगे भैया अंगोरा के बारे में तो याद रखिएगा इसे हम व्यापारी बकरी के नाम से भी जानते हैं। अब एक है भाई मारवाड़ी। अब मारवाड़ी की बात करते हैं तो इसका जो उत्पत्ति स्थान है, इसका उत्पत्ति स्थान क्या है भाई मारवाड़ी का, तो मारवाड़ी का उत्पत्ति स्थान है मारवाड़, ठीक है भाई, मारवाड़ जोधपुर राजस्थान, ठीक है भाई, मारवाड़ जोधपुर राजस्थान इसका क्या है भाई उत्पत्ति स्थान है। और ये बकरी की कैसी नस्ल है भाई, तो याद रखिएगा ये बकरी की त्रिकाजी नस्ल है। कैसी नस्ल है भाई, त्रिकाजी नस्ल है। त्रिकाजी नस्ल का मतलब इसे दूध के लिए, मांस के लिए और ऊन तीनों के लिए क्या होता है भाई पाला जाता है। अगर रंग की बात करें तो याद रखिएगा इसका जो रंग होता है वो जेट ब्लैक रंग, जेट ब्लैक मतलब गहरा काला रंग होता है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है भैया कि भैंस की किस नस्ल का रंग जेट ब्लैक होता है या गहरे काले रंग का होता है। तो आपको याद रखना है अंगोरा का रंग कैसा होता है भाई, जेट ब्लैक रंग मतलब गहरे काले रंग की होती है। और इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है भाई ज़्यादा होती है। तो याद रखिएगा चारों बकरियों के बारे में मैंने एक्सप्लेनेशन कर दिया है और इसका जो सही आंसर था वो क्या था भाई सानेन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। अब याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पशु संकरण हेतु प्रयुक्त होने वाली सबसे सामान्य विधि है। तो याद रखिएगा अंतः प्रजनन, बहि प्रजनन, क्रॉस प्रजनन और रेखीय प्रजनन। तो आपको बताना है भाई कि पशु में जो प्रजनन प्रयुक्त किया जाता है या प्रजनन की जो विधि प्रयुक्त की जाती है सबसे सामान्य कौन सी है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है भाई क्रॉस प्रजनन। ठीक है भाई, क्रॉस प्रजनन क्या इसका सही आंसर है। अब क्रॉस प्रजनन में देखिए कौन कौन सी नस्लें तैयार की गई है। देखिए एक गाय की नस्ल है सुनंदनी। कौन सी नस्ल है भाई सुनंदनी। सुनंदनी गाय की त्रिकाजी मतलब सुनंदनी जो है त्रिसंकरण नस्ल है भाई त्रिसंकरण। अब त्रिसंकरण क्या होता है, जब हम संकरण में 3 या 3 से अधिक संकरण में 3 या 3 से अधिक नस्लों का उपयोग करते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे भाई त्रिसंकरित नस्लें बोलेंगे। सुनंदनी कैसी नस्ल है भाई गाय की, याद रखिएगा कैसी नस्ल है भाई त्रिसंकरित नस्लें है। इसे निर्मित करने के लिए हमने केरल की लोकल देसी गाय, केरल की लोकल देसी गाय, ठीक है भाई। इसके अलावा इसका संकरण हमने किससे कराया, केरल की लोकल देसी गाय से भाई एचएफ से कराया, किससे कराया और जर्सी से कराया और किससे कराया भाई ब्राउन स्विस से कराया। किससे कराया ब्राउन स्विस से। मतलब हमने
संकरण के लिए कितनी नस्लों का इस्तेमाल किया भैया? 3 या 3 से अधिक, तो हम इसे क्या बोलेंगे भाई? त्रिसंकरण बोलेंगे। इसके लिए हमने केरल की लोकल देसी गाय को लिया, एचएफ को लिया, जर्सी को लिया और ब्राउन स्विस को लिया। इन चारों का जब हमने संकरण कराया तो हमें कौन सी नस्ल प्राप्त हुई भाई? सुनंदनी प्राप्त हुई। और किसके माध्यम से प्राप्त हुई भाई? क्रॉस के माध्यम से प्राप्त हुई। इसके अलावा अगर हम लोग बात करेंगे गाय की, और एक नस्ल होती है फ्रीजवाल। फ्रीजवाल, इसको किसके किसके संकरण से तैयार किया गया है? तो याद रखेगा, इसे एचएफ और साहिवाल के संकरण से क्या किया गया भाई? तैयार किया गया है। उसी के अनुसार क्या होता है भाई? और एक नस्ल है जिसका नाम क्या है भैया? भैंस की एक नस्ल है, क्या है भैया? मेहसाना। मेहसाना, ये क्या है भैया? मेहसाना किसकी नस्ल है? ये बकरी की भी नस्ल है, याद रखेगा। मेहसाना बकरी की भी नस्ल है और भैंस की भी नस्ल है। अब अभी हम किसकी बात कर रहे हैं भाई? भैंस की बात कर रहे हैं। मेहसाना भैंस की नस्ल है जिसे मुर्रा और सुरती के क्रॉस से तैयार किया गया भाई। किसके क्रॉस से तैयार किया गया है? मुर्रा और सुरती के क्रॉस से तैयार किया गया है। और एक नस्ल है भाई जरसिंध। कौन सी नस्ल है भाई? जरसिंध गाय की एक नस्ल है जिसे जर्सी, ठीक है भाई, और सिंधी, सिंधी गाय की एक नस्ल है जिसे हम रेड सिंधी भी बोलते हैं, लाल सिंधी भी बोलते हैं। दोनों के क्रॉस से जरसिंध नामक नस्ल तैयार की गई है। और ऊंट और किसका क्रॉस करवाया भाई हमने? लामा का क्रॉस करवाया। तो इनके क्रॉस से हमें क्या प्राप्त हुआ है भैया? कामा प्राप्त हुआ है। इसके अलावा गधा और घोड़ी दोनों का जब हम क्रॉस कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है भाई? खच्चर प्राप्त होता है, ठीक है। इसके अलावा हम लोग घोड़ा और गधी का क्रॉस करवाते तो हमें क्या प्राप्त होती है भाई? हिंदी प्राप्त होती है। तो आपको याद रखना है भैया, क्रॉस के माध्यम से हमारे विश्व में पशुओं की विभिन्न नस्लें तैयार की गई है। तो सामान्य विधि कौन सी है भाई प्रजनन की? तो याद रखिएगा कौन सी विधि है? क्रॉस प्रजनन है। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ भाई। श्वेत क्रांति का संबंध है भाई। श्वेत क्रांति मीन्स व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसे हम फ्लड रेवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। इसका संबंध किससे भाई? मत्स्य उत्पादन से है, अनाज उत्पादन से है, ऑपरेशन फ्लड से है और अंडा उत्पादन से है। तो आपको पता ही चल गया होगा भाई कि श्वेत क्रांति का संबंध किससे? ऑपरेशन फ्लड से है। अब श्वेत क्रांति की शुरुआत कब से होती है भाई? 1970 से। श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत कब हुई थी? 1970 में हुई थी। और किसने की थी भाई? वर्गीस कुरियन ने। किसने की थी? वर्गीस कुरियन, ठीक है भाई। वर्गीस कुरियन ने क्या की थी? श्वेत क्रांति की शुरुआत की थी, याद रखेगा। इसलिए वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का पितामह कहा जाता है, मीन्स फादर ऑफ व्हाइट रेवोल्यूशन कहा जाता है, ठीक है भाई।